हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जो कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है। आज इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करने वाले हैं। इसका हम पूरा थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर 2 जो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, सबसे पहले हम इसके बारे में जानना होगा। यानी जो चैप्टर है ये पूरी दुनिया की जनसंख्या की बात हो रही है, ना कि भारत की हमारी। यहाँ पर विश्व लिखा है तो विश्व की जनसंख्या के बारे में है कि इनकी घनत्व क्या है, इसकी वृद्धि क्या है, किस प्रकार से है, तो सारी चीज़ें हैं। देखिए, जनसंख्या वितरण क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसका परिभाषा क्या है, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे स्टूडेंट। देखिए, यदि आप कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाना चाहें तो आप इसी के आधार पर बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनसंख्या वितरण शब्द का प्रयोग धरातल पर लोगों के वितरण प्रारूप को समझने के लिए किया जाता है। विश्व की 90% क्या है, विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती हैं, जबकि शेष 10% जनसंख्या इसके 90% भूभाग पर क्या है, 90% जो भूभाग पर निवास करती हैं। इसका मुख्य कारण मानव निवास के लिए आवश्यक कारक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर भी है, जैसा जल की उपलब्धता, समतल एवं मंद ढालों वाले मैदान, सुखद एवं सम जलवायु, उपजाऊ मृदा यानी उपजाऊ मिट्टी, खनिज की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यानी जनसंख्या वितरण में क्या होता है ना, कि जो 90% यानी 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर, यानी कहने का मतलब है, यानी क्या कहने का मतलब है कि जो है बहुत यानी एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोगों तथा कम स्थानों पर, यानी कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग और जहां अधिक लोगों पर बहुत कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सेम उसी प्रकार से जिसमें 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर भाग पर क्या है, निवास करते हैं, यानी छोटे वाले। और जबकि जब 90% वाला भूभाग है उस पर 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% वाले पर 90%, तो दोनों का अपोजिट यानी सेम हो जाता है। भूभाग पर निवास करते हैं, इसका मुख्य कारण मानव निवास के लिए क्या है, आवश्यक कारक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जल की उपलब्धता, समतल एवं मंद ढालों वाले मैदान, सुखद सम जलवायु, उपजाऊ मृदा और तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये जनसंख्या वितरण का कुछ क्या है कारण है। इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, इसी के आधार पर रहेगा। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है हमने क्लियर कर दिया है। इसी प्रकार से आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, याद रखिएगा। चैप्टर 1 का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उससे आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे। आने वाले जो भी आपका हमारा जो जियोग्राफी का चैप्टर रहेगा, चैप्टर आज आपका सेकंड है, उसके बाद में थर्ड चैप्टर आएगा, फिर फोर्थ चैप्टर आएगा। सारा हम थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए, अब इसमें जो जनसंख्या वितरण में जो हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, हेडिंग आ जाता है। हेडिंग क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। यानी अभी तक हमने जनसंख्या वितरण पढ़ा, अब इसके क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं, कुछ पॉइंट के हिसाब से हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक हो जाता है, अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक शामिल होते हैं। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में, कि जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए, तो बस आप इतने ही कारकों का नाम आप पॉइंट हिसाब से, यानी 1 नंबर 2 नंबर, जैसे 1 नंबर पे आप लिख देंगे आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, दूसरे नंबर पर, तीसरे पे सांस्कृतिक कारक, चौथे पे भौगोलिक कारक। तो इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका 3 नंबर जियोग्राफी में पक्का हो जाएगा। नहीं तो अब लॉन्ग क्वेश्चन जब आ जाएगा तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं मैं किस प्रकार से लिखा हूँ, सारी आपको जानकारी दे दूँ मैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, भौगोलिक कारक। इसमें देखिए क्या है, भौगोलिक कारक में भी आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। जैसे भौगोलिक कारक में भी कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पहला है आपका भू आकृति। अब भैया देखिए, भौगोलिक कारक में जो भू आकृति का तात्पर्य क्या है, ये क्या होता है, ये देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के ढाल तीव्र होने ने क्या है, तीव्र होने के कारण, यहाँ पर होने के
होने के कारण ये यातायात, कृषि एवं औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं होते। जो भू आकृति होती हैं ये पहाड़ी और जो पर्वतीय इलाके हैं, यानी जहाँ पर पहाड़ी और पर्वतीय इलाके हैं, ढाल तीव्र होने के कारण यातायात, कृषि यानी यातायात वाहन जो चलते हैं, कृषि एवं औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं होते। यानी पहाड़ी इलाके पे आप कृषि तो कर नहीं सकते, और यातायात यानी जाने में प्रॉब्लम होती है, यानी गाड़ी बस जो भी जानी पहाड़ी इलाकों पे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब सड़कें सही से बनी होती हैं तो नहीं प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होता है पहाड़ भी टूटने लगते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये भू आकृति में आपका सम्मिलित हो जाता है। दूसरा आपका आ जाता है जलवायु। अब जलवायु क्या है भौगोलिक कारक में, देखिए जिन प्रदेशों के मौसम में क्या है, जिन प्रदेशों के मौसम में परिवर्तन कम होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आप पहले समझिए जलवायु का तात्पर्य क्या है, कि जिन प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है, यानी जैसे कभी कभी क्या होता है गर्मी बहुत बढ़ने लगती है, कभी कभी बहुत ठंडी बढ़ने लगती है, तो जब जनसंख्या जब अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लायक होते हैं। जब परिवर्तन यानी मौसम में परिवर्तन कम होता है तो क्या जब वहाँ पर क्या होता है काफ़ी मनुष्य रहने लायक होता है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो दूसरा भी हो गया हमारा। अब तीसरा आ जाता है क्या, मिट्टी। अब मिट्टी क्या है भैया, दक्षिण पूर्वी एशिया में अधिक जनसंख्या होने का मुख्य कारण क्या है, मिट्टी का उपजाऊ होना है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया भैया क्या है, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, जनसंख्या होने का मुख्य कारण मिट्टी का उपजाऊ होना है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होती है, कृषि ज़्यादा होती है, कृषि ज़्यादा होती है तो उसी से जनसंख्या भी पनपता है। उसके बाद में देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारक। क्या है, आर्थिक कारक। यहाँ पर हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ रहे हैं। तो पहला भौगोलिक कारक को तो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा आ जाता है आर्थिक कारक। अब देखिए आर्थिक कारक क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसमें जो पहला आपका पॉइंट आ जाता है खनिज आता है। अब खनिज क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। खनन क्षेत्रों में जनसंख्या संघनन होती है। क्या है, जो खनन क्षेत्र हैं इसमें जो जनसंख्या होती है ये संघनन होती है, यानी स्थायी होती है। खनिज पदार्थों के उत्खनन से युक्त, जो खनिज पदार्थों से उत्खनन से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करने के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न करती है आता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण का परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, नगरीकरण क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा संचार एवं परिवहन के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। यानी जो आर्थिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं ये आपकी खनिज आ जाते हैं, दूसरे आपके नगरीकरण आ जाते हैं। तो इनमें दोनों में आपको छोटा छोटा परिभाषा देना होता है, तो छोटा परिभाषा आप दे दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको देना है। यदि आप अपने शब्दों में भी इसको प्रेजेंट करना चाहें, अपने शब्दों में भी देना चाहें, तो आप आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक के बारे में और उसके पॉइंट आप थ्रू लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है इसमें, यानी जो आर्थिक कारक में तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है औद्योगिकरण। यानी जो औद्योगिकरण है ये क्या होता है आर्थिक कारक में, इसका तात्पर्य सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए जिन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक क्या है, जो जिन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। यानी जिन क्षेत्रों में औद्योगिक या कारखाने जहाँ पर भी विकास के औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो रोजगार के क्या है बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं, यहाँ पर ये औद्योगिकरण और आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा हमारा आ जाता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। किसके अंतर्गत आ जाता है, किसमें, विश्व जनसंख्या वितरण के जो क्या है कारक हैं, विश्व जो कारक हैं उनमें भौगोलिक कारक, तो इनमें भौगोलिक कारक बता दिए, आर्थिक कारक। अब हमारा तीसरा आ जाता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब इसमें देखिए क्या है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र मानव बसाव को आकर्षित करता है। क्या है, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जो शांत क्षेत्र हैं यहाँ पर मानव यानी जो हम जैसे लोग जाकर क्या करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पर नौकरी ढूंढते हैं, तो वहाँ पर हम रहने लगते हैं, तो वहाँ राजनीतिक रूप से क्या होता है, शांत क्षेत्र में मानव विकास को क्या करते हैं, जो मानव बसाव को आकर्षित करते हैं। तो ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आ जाता है। तो हमने ये आपको बता दिया।
क्या क्या बता दिया कि विश्व जनसंख्या वितरण के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके 3 कारक हैं और तीनों कारक के 3 स्रोत आ जाते हैं। 3 क्या आ जाता है, स्रोत आ जाते हैं। जैसे कि भौगोलिक कारक में आपको हमने बताया भू आकृति, जलवायु, मिट्टी। सेम उसी प्रकार से आर्थिक कार्य में खनिज, उसके बाद में नगरीकरण और औद्योगिकरण। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण में छोटा ही से था, इसका परिभाषा बस आप दे दीजिएगा, इसका आंसर आपका सटीक हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, क्या आ जाता है, जनसंख्या का घनत्व। यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है, ना कि पूरी इंडिया की। याद रखिएगा, जब इंडिया की बात होगी तब इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर का नाम ही है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, तो उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो देखिए, किसी देश, प्रदेश, ब्रैकेट में क्या है, किसी देश, फिर स्लैश किया हुआ है प्रदेश, फिर स्लैश किया है क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का आकार तथा उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के बीच के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। यदि बोर्ड एग्जाम में जनसंख्या के घनत्व के बारे में इसका परिभाषा पूछ लिया गया स्टूडेंट, तो किस प्रकार से आपको देना है, सिंपल सा परिभाषा आप देखिएगा कि किसी देश, प्रदेश या अंतर्गत भूमि का आकार, क्या है, भूमि का आकार तथा उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के बीच के अनुपात को जनसंख्या का क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। सिंपल सा फंडा है, आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। शॉर्ट में इसका देखिए क्या है, जनसंख्या का घनत्व कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या यहाँ पर आपका ऊपर रहेगा कि कितनी जनसंख्या है। उसके बाद में कुल क्षेत्रफल, यानी आपका बटा करके कुल जनसंख्या, उसके बाद में कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व होगा जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, आपको इसी प्रकार से देना है। याद रखिएगा, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व किस बारे में, तो उसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। यदि आप इसका नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारी चीज़ें हम नोट्स वाइज आपका तैयार कराएंगे। आपको पहले थ्योरी, जो जितने भी थ्योरी हैं आपके चैप्टर के, इस कंप्लीट कराएंगे, जिसमें भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, तीनों क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फिलहाल जियोग्राफी का 3 चैप्टर आपका शुरुआत में जो 3 चैप्टर है, इस पर आप ज़्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, यदि आप पिछले साल का मॉडल पेपर भी चेकआउट करेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ पर भी आपको इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको मिलेंगी, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा 3 जो चैप्टर है, आपको तीनों चैप्टर सबसे ध्यान से शुरुआत में पढ़ना है, फिर लास्ट के जो 3-4 चैप्टर हैं उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं से आपका क्वेश्चन आता है। और आगे आने वाले समय में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ताकि जो आपकी तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन है, काफ़ी अच्छे हो पाए। अब देखिए, जो जनसंख्या घनत्व के अंदर जो हमारा पॉइंट है यानी हेडिंग आता है, वो क्या आता है, जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण। क्या है, वैश्विक वितरण क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व का जो वैश्विक वितरण है ये क्या होता है। तो मुख्यतः ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कितने, 3 भागों में बेसिकली ये विभाजित किया गया है। जनसंख्या घनत्व का क्या है, वैश्विक वितरण, ये आपको याद रखना है। आपका आ जाता है उच्च जनसंख्या घनत्व वाली क्षेत्र, जिसमें इसमें जो बात हुआ है, जो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, इसमें क्या होता है, जैसे विश्व के ऐसे जो घने आबादी, यानी विश्व में जो कोई एक ऐसा देश जहाँ पर घने आबादी वाली, यानी बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या, घनी आबादी वाले क्षेत्र, जहां 200 से अधिक व्यक्ति, क्या है, 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी 1 किलोमीटर पे 200 से अधिक लोग रहते हैं विश्व के उस जनसंख्या में, तो ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ये आपका भाग हो गया, जिसमें अब दूसरा देखिए क्या आ जाता है, दूसरा हमारा ये आ जाता है, दूसरा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरे में क्या आ जाता है, जो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, इसमें आ जाते हैं ऐसे क्षेत्र जहां 11 से 50 व्यक्ति वर्ग, क्या है, 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी 11 से 50 लोग 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं, तो यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आ जाते हैं। अब तीसरा जो हमारा आ जाता है विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, जो विरल जनसंख्या यहाँ पर होते हैं, जिन क्षेत्रों में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करते हैं, क्या है,
जिन क्षेत्रों में एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग निवास करते हैं, 1 किलोमीटर में एक व्यक्ति से कम लोग निवास, तो विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये किसी क्या है, किलोमीटर के कम से लोग निवास करते हैं। तो ये आपके अंतर्गत किस में आ जाता है, जनसंख्या घनत्व के वैश्विक वितरण के बारे में। तो ये 3 मुख्य भाग हैं, तीनों मुख्य भागों को हमने बता दिया है, पूरी डिटेल हमने बता दी, पूरी जानकारी दे दिया है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए लिखने को, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। यदि आप समझ लीजिए तो समझने के आप आधार पर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या कहता है कि आप समझाइए, उसको समझाइए, पॉइंट के हिसाब से जब समझाएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर रहेगा और आप एग्जामिनर को भी समझा पाएंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जनसंख्या वृद्धि। क्या आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि। अब भैया जनसंख्या वृद्धि पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि किस तरह से है, ये किस प्रकार से है, लचीला है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, किस प्रकार से है, तो इसको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसका परिभाषा देखिए क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान, क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान निवासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ये 2 रूप में क्या है बांटा गया है, ये बेसिकली 2 रूपों में बांटा गया है। पहला आपका आता है धनात्मक, क्या है, धनात्मक वृद्धि, दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि। तो सबसे पहले हम धनात्मक वृद्धि के बारे में पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। देखिए, जनसंख्या को धनात्मक, क्या है, धनात्मक वृद्धि तब होती है जब किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जन्म दर, क्या है, निश्चित अवधि के दौरान जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। यानी यहाँ पर जो धनात्मक वृद्धि में बात हो जा रही है कि जब किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी वहाँ पर जो कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या है, अधिक है। यानी जो लोग हैं वहाँ के वो कम मर रहे हैं, यानी मृत्यु उनकी कम हो रही है, लेकिन जो जन्म दर है यानी पैदावारी वो काफ़ी हो रही है। तो ये धनात्मक वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। अब दूसरा आता है आपका ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है इसको समझिए। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में हुई कमी को क्या कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो ये ऋणात्मक वृद्धि के अंतर क्या आता है, उसका अपोजिट आ जाता है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान क्या है, जनसंख्या में हुई कमी ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का परिभाषा और 2 इसके क्या है, 2 रूप में जो बांटा गया है ये इसका परिभाषा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए जो जनसंख्या वृद्धि है इसका भी एक क्या आता है, हेडिंग आ जाता है। हेडिंग क्या है, जनसंख्या वृद्धि के घटक। क्या है, जनसंख्या वृद्धि के घटक, इसका एक हेडिंग है। अब इसमें परिभाषा देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अशोधित जन्म दर, क्या है, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर एवं प्रवास जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख क्या है, घटक हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं बेसिकली ये 2 कारक होते हैं। पहला आपका आ जाता है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में क्या आता है आपका परिभाषा, यानी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक, बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इसका जो घटक है ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के बारे में है। और यदि आपका यही लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिया गया जियोग्राफी में, जो कि आपका 4 या 5 नंबर का होता है, तो इसके बारे में यानी प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है, इसका आपको परिभाषा देना होगा। तो यहाँ पर हमने परिभाषा देख लिया। अब इसके जो क्या है प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, इसको भी हमने देख लिया है। तो ये आपका हो गया जनसंख्या वृद्धि के घटक के बारे में। अब इसमें भी जो आपका क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, किसमें, जनसंख्या वृद्धि के घटक में आपका ये पॉइंट आ जाता है, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था। क्या है, जो जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था है इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे, फिर सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप स्टूडेंट समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं, यानी क्या चाहते हैं, पूरा PDF वो भी फ्री में, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा। इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे या जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हैं वहाँ पर आप हमें पूछेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे। और आप कहेंगे कि सर जियोग्राफी का जो 2nd चैप्टर का PDF है आप हमें दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, फ्री में दे देंगे, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। बस आप जाइए, फॉलो कर लीजिए और इसका आपको PDF वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर आपको कुछ करना नहीं है, वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड करके चले आइए, बस आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए जो जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था है ये क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए
किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर से परिवर्तित होती है। ये सभी परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं, जिनके क्या है परिवर्तित अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनंकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर सिंपल सा बात है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, निम्न है। जन्म दर जो है और मृत्यु दर है निम्न है। जन्म दर व निम्न मृत्यु दर परिवर्तित होती है। ये सभी परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं। क्या है, परिवर्तन जो है अवस्थाओं में होते हैं। सामूहिक रूप से जनंकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है आपका। उसके बाद में अब इसका क्या है, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, इसका हमने सिद्धांत की अवस्था बता दिया। अब जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसके लिए होता क्या है, इसको भी हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाएं क्या है, 3 अवस्थाएं। इसमें जो जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत है इसके बेसिकली 3 अवस्थाएं हैं। पहला आपका है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजनन दर एवं मृत्यु दर एवं उच्च मृत्यु दर के कारण जन्म दर वृद्धि धीमी होती है तथा जीवन प्रत्याशा क्या है, निम्न पाई जाती है। प्रथम अवस्था में ये आपका हो गया। क्या होता है इसमें, जो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या क्या है, वृद्धि धीमी होती है। उच्च मृत्यु दर के कारण यानी वहाँ पर जो जैसे एक क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी बच्चे कम पैदा होते हैं और वहाँ पर जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो ज़्यादा होती है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है तथा जीवन प्रत्याशा निम्न पाई जाती है। वहाँ पर जीवन के लोग जीने के लिए कम होते हैं, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो ये प्रथम अवस्था में आ जाता है। दूसरा आपका आता है द्वितीय अवस्था। अब द्वितीय भैया अवस्था क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है तथा समय के साथ घटती है। क्या है, समय के साथ घटती है, अर्थात ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। जो द्वितीय अवस्था है ये घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। तो ये द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी ये प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है तथा समय के साथ घटती है, अर्थात ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ ही आती है। तो ये द्वितीय अवस्था में आपका होगा। तीसरा आपका आता है द्वितीय अवस्था। क्या है, द्वितीय हो गया, प्रथम हो गया। अब हमारा आता है तृतीय अवस्था। तृतीय में क्या जाता है, तृतीय अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर घटकर स्थिर हो जाती है। क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर घटकर स्थिर हो जाती हैं। इस कारण जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। तो ये तृतीय अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अब यदि बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ लिया गया स्टूडेंट कि जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए, तो आपको इसी प्रकार से देना है। ये फिलहाल अति लघु उत्तरीय या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, जो 6 या 7 नंबर का होता है। तो आपको इसी के आधार पर आपको परिभाषा इसकी देनी है, जो कि जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की है। इस प्रकार से आपको देनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था बता दी, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 क्या है अवस्थाएँ भी बता दिया है। तो ये आप देख लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, क्या आ जाता है, जनसंख्या से क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो हमारा जो कितने टॉपिक थे हमने बताया था आपको शुरुआत में, हमारे 5 टॉपिक हैं। तो पहला जो हमारा जनसंख्या वितरण है उसको भी हमने क्लियर कर लिया, उसके भी पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया। दूसरा जनसंख्या का घनत्व, इसको भी हमने बता दिया कि जनसंख्या का घनत्व क्या है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा हिंदी में पूरा बता दिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट था क्या था, जनंकिकीय। अब देख सकते हैं ये क्या था, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था। ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट में जो बचता है, यानी लास्ट में वाला हमारा आखिरी बचता है, वो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। हमने पूरी विश्व जनसंख्या वितरण के घनत्व भी पढ़ लिए, वृद्धि भी पढ़ लिए। अब इसके उपाय क्या हैं, इसको भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, तो आपको ये देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसका परिभाषा देखिए, थॉमस माल्थस ने क्या है, थॉमस माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि खाद्य आपूर्ति की क्या है, जो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल क्या है, अकाल महामारी तथा युद्ध के रूप में सामने आते हैं। अकाल महामारी तथा क्या है, युद्ध के रूप में क्या है, सामने आते हैं।
युद्ध के रूप में सामने आते हैं, जिससे क्या है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। लोगों के लंबे समय तक जीने की समय अवधि को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है, शॉर्ट में है, ये थोड़ा बड़ा भी लग सकता है आपको यदि आपका आगे बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय में इसीलिए आएगा कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को स्पष्टता समझाइए, या जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के ऊपर 2-3 पॉइंट आपको देना होगा कि नियंत्रण उपाय के ऊपर दो बचाव कारण लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण के कारण 2 बचाव कारण लिखिए। तो आपको ये देखना होगा कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के कारण क्या है। तो माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया था कि जो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की जनसंख्या अधिक तेज़ी से बढ़ती है, क्या है, खाने पीने की अपेक्षा अधिक क्या है बढ़ती है, और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल महामारी, क्या है, अकाल महामारी तथा युद्ध के समय रूप में सामने आते हैं। क्या है, अकाल महामारी का यानी युद्ध दो देशों के बीच में हो जाएगा, वहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी, सब्जियां नहीं उगेंगी, वहाँ पर जो कृषि के क्षेत्र हो जाएंगे, पूरा जो उद्योग का कारखाना और सब तहस नहस हो जाएगा। तो अकाल महामारी तथा युद्ध के रूप में सामने आते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है और लोगों के लंबे समय तक जीने की समय अवधि क्या है, जीवन प्रत्याशा के रूप में बदल जाती है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हमने पूरा जो है 5-6 टॉपिक हमने पूरा क्लियर कर दिया है। 5 टॉपिक हमने बता दिया है। अब 5 टॉपिक के हेडिंग भी बताए हैं, उसके पॉइंट्स भी बताए हैं। तो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं जो कि आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड था, जो जियोग्राफी में था, यानी क्लास 12 जियोग्राफी में चैप्टर 2 NCERT पैटर्न पे आधारित था। समझना जो बिल्कुल आसान तरीक़ों से हमने समझा दिया है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि क्या होती है, इसका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, नए टॉपिक के साथ, नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए जय हिंद।